स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो भी सिद्धांत अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसका उद्देश्य हम लोगों ने देखा था कि वो राज्य और वर्ल्ड या कह लीजिए जो वैश्विक व्यवस्था है उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया था। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं और उनके और स्ट्रक्चर यानी विश्व के बीच में क्या संबंध है, ये संबंध किस प्रकार के हैं, इसका अध्ययन करने के लिए ही चाहे वो रियलिज्म रहा हो या नियो रियलिज्म या लिबरलिज्म या अन्य कोई सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दिया गया, क्रिटिकल थ्योरीज में हमने देखा था, इन सभी का उद्देश्य है स्टेट और एक्टर और स्ट्रक्चर या वर्ड के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। उसके साथ ही साथ एक उद्देश्य यह भी है कि विश्व व्यवस्था को समझना, वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार का से कार्य कर रही है, जैसी है वो क्यों है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है जिससे ह्यूमन बीइंग का इमेंसिपेशन हो सके, उसका विकास हो सके। इसके लिए ही, इस उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो उपागम हैं वो दिए गए हैं और इन्हीं में से एक है सामाजिक संरचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एक कहीं नया विचार है, आधुनिक विचार है। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धांत ही दिए गए, यथार्थवाद और उदारवाद, और उसके बाद जो भी सिद्धांत दिए गए वो इन्हीं दोनों सिद्धांतों की आलोचना के तौर पे दिए गए। तो चाहे वो डिपेंडेंसी थ्योरी रही हो या वर्ड सिस्टम थ्योरी रही हो, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सभी का आरंभ यहीं से होता है कि पहले वे ये बताते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत में या उदारवाद लिबरलिज्म में क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें थी, और तब वो अपने सिद्धांत को बताते हैं, पोस्टुलेट करते हैं। तो पहले हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, जो पूर्व से चले आ रहे हैं सिद्धांत, उनके बारे में, सर्वप्रथम यथार्थवाद के बारे में। आपको याद होगा कि हम लोगों ने नियो रियलिज्म को भी पढ़ा था और नियो रियलिज्म में हम लोगों ने केनेथ वॉल्ट्ज का सिद्धांत पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी नाम दिया था। और इसके अंतर्गत वॉल्ट्ज ने बताया था कि 1970 के दशक में विश्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, कैसे बनी थी। इसी प्रकार से यथार्थवाद, उदारवाद ने भी और नियो लिबरलिज्म ने इनफैक्ट 1980 के दशक के आसपास की विश्व व्यवस्था किस प्रकार की है उसके विषय में बताया था। 1980 के बाद विश्व के अंदर बड़े परिवर्तन होने लगे। 1945 में शीत युद्ध आरंभ हुआ था, लेकिन 1980 के दशक में विशेष रूप से जो उसका उत्तरार्ध था उसमें कई परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस दिख रहे थे, और ये समझ में आ रहा था कि सोवियत संघ का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि सोवियत संघ का विघटन हो सकता है, जो अंततः 1989 में हुआ भी, और उसके साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के भी कई देशों में साम्यवाद का पतन हो गया था और पूरे विश्व में एक जो परिवर्तन हुआ, जैसे शीत युद्ध का अंत हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ, और एक नई प्रकार की व्यवस्था बन गई जिसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड का नाम देते हैं, जिसमें अमेरिका की शक्ति में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। तो ये जो विश्व व्यवस्था थी ये नए प्रकार की थी। अभी तक जो बातें कही जा रही थी उससे कहीं ये अलग प्रकार की स्थिति थी और इसको समझने की आवश्यकता थी कि ऐसा क्यों हुआ और इसके अंदर अब कैसे राज्यों के बीच में संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो इसको जानने के लिए ही ये जो नए सिद्धांत थे, जिन्हें क्रिटिकल थ्योरीज भी हमने देखा, और उसी तरीके से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी इसी समय दिया गया। इसके अलावा इस समय और भी कई नए सिद्धांत आए थे, जिसमें
फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर का भी जन्म हुआ, इसी तरीके से एनवायरमेंटलिज्म का भी इस दौरान जन्म हुआ था। और अनेक प्रकारों से, यानी शक्ति के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के कुछ तरीके हो सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विचारक थे उनको समझ में आ रहा था कि केवल मटेरियलिज्म या जो भौतिकतावाद है वही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो आइडियाज हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और साथ ही साथ जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो भी उभर कर सामने आ रहा था। नॉर्मेटिव का मतलब जो मूल्यात्मक, अभी तक फैक्ट्स की बात कही जा रही थी, अभी तक अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण थे। अब उनका जो अध्ययन करने का जो तरीका था, जो पैराडाइम था, उसमें बदलाव आ रहा था। तो ये सारी जो चेंजेस विश्व के अंदर हुए, उनके लिए ही ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, उनको जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रियलिज्म या नियो रियलिज्म और लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म शीत युद्ध के दौरान जो घटनाएं घट रही थी उनको तो समझाने में सफल हो रहे थे कि शीत युद्ध क्यों हो रहा था, आर्म्स रेस जो चली, या इसी बीच में जो संधियां की गई उनको, या ईयू कैसे बना, क्यों बना, इसको समझाने में, या गैट का निर्माण किस प्रकार से किया गया, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आगे जाकर जिसने डब्ल्यूटीओ का रूप धारण किया। तो ये सारी बातें तो समझाने में यथार्थवाद और उदारवाद या इन्हीं का जो नया रूप था वो काम कर रहा था और सफल हो भी रहा था। लेकिन शीत युद्ध के उपरांत हमें एक नए नजरिए की आवश्यकता थी, जिसके लिए ये नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति से पहले विश्व की व्याख्या करने के लिए यथार्थवादी और उदारवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होते ही इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता, रेलेवेंस खत्म हो गई और शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक संरचनावाद या रचनावादी सिद्धांत का विकास किया गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का पहली बार प्रयोग निकोलस ओनफ के द्वारा किया गया। उन्होंने 1989 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ ओवरमेकिंग, जिसमें उन्होंने सामाजिक संरचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का निकोलस ओनफ ने प्रयोग किया था पहली बार। तो सामाजिक संरचनावादी कहते हैं कि नियो रियलिज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता, एनार्की की स्थिति बनी रहती है। ये दो बातें नव यथार्थवादियों के द्वारा कही गई थी। नियो रियलिज्म में केनेथ वॉल्स ने आपको याद होगा कि कहा था कि विश्व की व्यवस्था कैसी है, उसका जवाब था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एनार्किक स्ट्रक्चर विश्व के अंदर बना हुआ है। एनार्किक सिस्टम की बात कही थी, स्ट्रक्चर की बात कही थी नियो रियलिस्ट ने। केनेथ वॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से और साइंटिफिक मेथड से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं और इसको चैलेंज किया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं केनेथ वॉल्स कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, यानी विश्व का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही स्टेट भी व्यवहार करेगा। अगर आप पीछे जाकर केनेथ वॉल्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको पढ़ेंगे तो आपको ये तीन बातें याद आ जाएंगी। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति, एनार्की की स्थिति बनी रहती है, विकेंद्रित व्यवस्था होती है। और तीसरी बात, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार से राज्य व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है।
दूसरी बात, वैज्ञानिक तरीकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, न कि कुछ स्टैटिक चीज़ों की। मनुष्य में डायनामिज्म होता है, वो बदलता रहता है, गतिशील होता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति नहीं होती है। और तीसरी बात, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर और स्टेट के बिहेवियर में रिलेशन का होना आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों ही बातें जो नियो रियलिस्ट कहते हैं, उसकी सामाजिक संरचनावादी जो विचारक है वो आलोचना करते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही हमने देखा था पीछे जब हम लोगों ने क्रिटिकल थ्योरीज की बात की थी, तो उसमें भी इसी प्रकार से कहा गया था। ह्यूमन सिक्योरिटी पर बल दिया गया था, ह्यूमन बीइंग्स पर बल दिया गया था। और थ्योरी की यानी जो नियो रियलिज्म वगैरह थे, उनकी ये कहकर आलोचना की गई थी कि कोई भी सिद्धांत ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो किसी के लिए दिया जाता है और किसी पर्पस से दिया जाता है, जो रॉबर्ट कॉक्स ने कहा था। इसके अलावा आगे हम लोग जब फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करेंगे, नारीवादी सिद्धांत की बात करेंगे, तो उसमें भी हम इसी बात को देखते हैं कि उनके द्वारा भी जो नियो रियलिज्म था या नियो लिबरलिज्म था, उसकी आलोचना की गई। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रमुख प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंट थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था एनार्की इज व्हाट states make of it, the social construction of power politics। इस आर्टिकल में जो एक जर्नल में पब्लिश हुआ, ये जर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था और ये 1992 में प्रकाशित हुआ। और इसमें वो संरचनावादी सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में वो देते हैं, उसका उन्होंने खाका खींचने का काम किया था। तो अलेक्जेंडर वेंट का आर्टिकल एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ये नाम याद रखना जरूरी है आपके द्वारा। आगे जाकर अलेक्जेंडर वेंट अपनी किताब भी लिखते हैं जिसका नाम वो देते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसमें वो नियो रियलिज्म की आलोचना करते हैं। वेंट का जो ये सिद्धांत है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, उसकी मूल मान्यताएं क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो पहली जो मूल मान्यता है या जो बेसिक अजम्पशन है वेंट के सिद्धांत का, उसके अनुसार विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता प्राकृतिक नहीं है। यानी जो नियो रियलिस्ट कहते हैं कि विश्व अराजक है, एनार्किक है, और स्टेट्स आर ऑलवेज इन एनार्किक स्टेट, तो उसके लिए वेंट कहते हैं ये एक प्रकार से क्रिटिसिज्म भी है नियो रियलिज्म का, और साथ ही साथ सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत की मूल मान्यता भी है कि विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यानी ऐसा हमेशा से नहीं रहा है, और इट इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, इट इज इन फैक्ट मैन मेड, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। यानी अराजकता मानव के द्वारा बनाई गई है। अगर ये मानव के द्वारा बनाई गई है, अब तो इसका मतलब है कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अराजकता से हम आगे बढ़ सकते हैं, अराजकता को हम चेंज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और एक वेल ऑर्डर्ड व्यवस्था बना सकते हैं। तो विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता कतई बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। और मानव कैसे बनाता है? ये जो अनार्किक सिस्टम है वो मानव के विचारों का ही परिणाम है। यानी आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। उनका मानना है कि विश्व की जो व्यवस्था है दैट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन आइडियाज, मानव के विचारों का परिणाम है ये विश्व व्यवस्था में जो अराजकता विद्यमान है। यानी मानव के विचारों में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो अराजकता की स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है इस मूल मान्यता के माध्यम से। तो वेंट के अनुसार आइडिया जो मनुष्य से जन्म लेता है उसी से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है।
उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पावर या शक्ति का विचार उत्पन्न हुआ और मॉर्गेंथो ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र निरंतर शक्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और शक्ति से क्या मिलता है, उसे सुरक्षा मिलती है, उसका जो राष्ट्रहित है वो सुरक्षित होता है। जैसे जैसे ये आइडिया विभिन्न देशों में प्रसारित हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, सभी राष्ट्र अधिक शक्ति पाने की कोशिश करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि पावर से ही हमें क्या मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकती है। तो पावर वॉज ऑल्सो एन आइडिया, और ये आइडिया जब प्रसारित हुआ सभी देशों में और सभी देश पावर के लिए संघर्ष करने लगे, स्ट्रगल करने लगे, तो उससे क्या हुआ, सिक्योरिटी डिलेमा का जन्म हुआ। सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि सभी अपनी शक्ति तो बढ़ाना चाहते थे पर दूसरे की शक्ति से भयभीत भी होते थे कि सामने वाला हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसने क्या किया, एक एनार्किक स्टेट को जन्म दिया, एक अराजकतावादी जो राज्य है उसका निर्माण किया। यानी एक आइडिया विच वाज गिवन बाय मॉर्गेंथो एंड अदर रियलिस्ट, और जो शक्ति का विचार था उसने सुरक्षा के डिलेमा को जन्म दिया, द्वंद्व को जन्म दिया, और इसने क्या किया, एक एनार्किक स्टेट का निर्माण किया जहां सभी राज्य बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे या संधियां कर रहे थे या अन्य प्रकारों से संधियों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से, साधनों के माध्यम से वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए थे। यहाँ तक कि जो गरीब देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको भी ये आइडिया बेच दिया गया और डेवलप कंट्रीज के द्वारा, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ये भी शस्त्र खरीदने की दौड़ में लग गई। और उस दौड़ में उन्होंने क्या किया, जो उनका मूल काम था ह्यूमन सिक्योरिटी का, अपने देश की जनसंख्या के उद्धार का, इमेंसिपेशन का, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको नहीं दे रहे थे, अस्पताल नहीं बना रहे थे, शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि किस पर खर्च कर रहे थे, हथियारों पर खर्च कर रहे थे। तो ये आइडिया पावर का जिसने सिक्योरिटी डिलेमा को जन्म दिया और जिसने एनार्किक स्टेट को जन्म दिया। तो अब इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसा आइडिया होगा वैसा ही विश्व बनेगा, वैसी ही वैश्विक व्यवस्था का निर्माण होगा। यानी विश्व क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है विच इज मेड बाय एन आइडिया। अब ये एनार्किक होगा या ऑर्डर्ड होगा, ये उस आइडिया पे डिपेंड करता है जिसको फ्लोट किया जाता है। अच्छा, आइडिया कौन फ्लोट करता है, किसका आइडिया ज़्यादा पॉपुलर होता है? जो देश डेवलप्ड है, जिसके पास ताकत है, वो अपने विचारों को ज़्यादा लोगों के बीच, राज्यों के बीच में लोकप्रिय बना सकता है। जैसे अमेरिका, हम लोगों ने बात की कि अमेरिका ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी कि इस तरीके का खान पान अच्छा है, कोका कोला अच्छा है, या पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा है, या और भी इस तरीके के आइडियाज़ जो थे वो हमारे मन में बैठ गए। और मॉडर्निटी का भी एक आइडिया हमारे अंदर बैठा दिया गया कि जैसे अंग्रेज़ जब यहाँ पे थे, ब्रिटिश थे, तो उन्होंने बता दिया कि धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति पिछड़ा हुआ है और पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति मॉडर्न है। तो मॉडर्निटी का कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया गया और वो जो आइडिया था उसको, क्योंकि वो ताकतवर थे, इसलिए हमारे द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आइडिया किसका पॉपुलर होगा? जो ताकतवर है। वो अपने आइडिया को सबके बीच में पॉपुलर करके कैसा वर्ड बनाएगा जो उसके लिए कंड्यूसिव हो, जो जिससे उसको लाभ हो। तो यही काम किया गया और एक जो विश्व था उसका निर्माण किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को देने वालों का मानना है कि चूंकि विश्व की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैन मेड है, मानवीय विचारों से बनी है, मानव विचार से बनी है। और अगर मानव विचार से कोई चीज़ बनी है तो उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसमें हम चेंज ला सकते हैं। तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है और उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दूसरी जो मान्यता है, अजम्पशन है, वो दी गई सामाजिक संरचनावादी वेंट के द्वारा।
तो वेंट के अनुसार विश्व व्यवस्था मानव के विचार या व्यवहार का परिणाम होता है, और मानव के विचार या व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं रहते, एक समान नहीं रहते हैं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ कहना या वैज्ञानिक कहना गलत होगा। तो जो नियो रियलिस्ट के द्वारा बात कही गई थी उसकी इसमें आलोचना भी दिखाई दे रही है, और जो थर्ड अजम्पशन सामाजिक संरचनावादियों का है वो भी इसमें दिखाई देता है कि विश्व व्यवस्था कैसी है, नेचुरल नहीं है, मानव के विचार या व्यवहार का परिणाम है, और मानव के विचार या व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। मानव कैसा होता है, डायनामिक होता है, गतिशील होता है, उसको हम लैब में रखकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जड़ है, वो निरंतर उसमें बदलाव आता है। आज हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कल नहीं अच्छी लगती, आज हमारे विचार कुछ है, कल हमारे विचार परिवर्तित हो सकते। इसलिए जो विश्व व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आ सकता है। अब एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि साम्यवाद की जो विचारधारा थी वो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो वहाँ का नेतृत्व था, उसको उचित लगा, और उस नेतृत्व ने राजतंत्र का अंत करके सोवियत संघ में एक साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया। लेकिन 1989 तक आते आते क्या आप देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था से रूस के लोगों का, यूएसएसआर के लोगों का मन उचट जाता है, डिसएंचांटमेंट हो जाता है, और वो उस व्यवस्था का अंत करके फिर किस ओर चले जाते हैं, एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की ओर चले जाते हैं। वे जनतंत्र और लोकतंत्र को ले आते हैं। अब 1990 से लेकर आज कितने साल हो रहे हैं, 30 साल। 30 साल के बाद हम फिर क्या देखते हैं कि एक बार फिर वहां पर झुकाव किस ओर हो रहा है, साम्यवाद की ओर हो रहा है। तो मनुष्य का व्यवहार कैसा है, वो निरंतर बदलता रहता है, और चूंकि विश्व व्यवस्था विचार के आधार पर बनती है, मनुष्य के विचार के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, और मनुष्य का व्यवहार बदलता है, इसलिए विश्व व्यवस्था भी बदलती रहती है। और इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते और वैज्ञानिक नहीं कह सकते। ये एक ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस क्या बात कहता है, जहां पर जितनी भी बार हम प्रयोग को करें, हमारा जो जवाब है वो वही आना चाहिए, तभी हम उसकी वैधता को जांच सकते हैं, जो मनुष्य के लिए, राज्य के लिए कहना संभव नहीं है। तो जो नियो रियलिस्ट का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था कैसी है, ये एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक व्यवस्था है, वो गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा वेंट का मानना है। उदाहरण आपको दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पावर का विचार बहुत पॉपुलर हुआ, और हमने देखा कि एक एनार्किक वर्ल्ड सिस्टम बन गया, और ऐसा लगने लगा कि विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। उसी तरीके से अगर हम शांति का विचार लेकर आ जाए, शांति की विचारधारा लेकर आ जाए, और हम उसको लोकप्रिय बनाए, तो क्या विश्व को हम परिवर्तित नहीं कर सकते? क्या अपने उस विचार से हम एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें अनार्की ना हो? तो ये भी तो संभव है। यानी संरचनावादियों की जो एक और मान्यता है, एक और अजम्पशन है, उनके अनुसार इस विश्व में सभी कुछ कैसा है, मानव के द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है, और चूंकि प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, इसलिए इस विश्व व्यवस्था को पुनः बनाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, या उसको नियमित किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। नव यथार्थवादी कहते थे कि विश्व में सिक्योरिटी डिलेमा है, और इस वजह से विश्व में अराजकता है, और उसके विपरीत सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार राज्य जिस भी स्थिति में रहते हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाई हुई स्थिति है। तो अगर हम सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को देखें और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ें, तो हम कह सकते हैं कि विश्व व्यवस्था में यदि संघर्ष है तो उसको नियमित करा जा सकता है, और हम एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। बिकॉज
क्या हम देख रहे हैं कि देयर इज सेंट्रल रोल ऑफ आइडिया, विचारों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है विश्व व्यवस्था के निर्माण में। इसीलिए सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को हम आइडिएशनल या नॉर्मेटिव सिद्धांत का भी नाम देते हैं। और जैसे हमने देखा कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो एक नए विचार का जन्म हुआ, जिसमें हमने आर्थिक पुनर्निर्माण पर ज़्यादा जोर देते हुए देखा राज्यों को। भूमंडलीकरण का दौर आरंभ हुआ और एक फ्री ट्रेड की बात कही जाने लगी कि राज्यों के बीच में सामान का, वस्तुओं का फ्री फ्लो होना चाहिए। तो ये एक नया विचार था और अब आर्थिक जो विचार था उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड क्या बन गया, एक मार्केट के तौर पर विश्व का निर्माण हुआ। जहां पहले हम देखते थे कि विश्व दो खेमों में बटा हुआ था और उनके बीच में जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे, जो मिलिट्री रिलेशंस थे, दे वर मोर इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट वी सी दैट इकोनॉमिक रिलेशंस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो देयर इज सेंट्रल रोल ऑफ आइडिया एंड नॉर्म्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। एक और उदाहरण आपको दें कि सैमुअल पी हटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं किया जाता है तब क्या होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा। नाउ दैट वाज वन आइडिया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच विल लीड टू anarchy, which will lead to conflict, which will lead to war। लेकिन उसके जवाब में एक और विचार आया जिसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों के बीच में या कहिए धर्मों के बीच में क्या हो सकता है, डायलॉग्स हो सकते हैं, इंटर कल्चरल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग, पीस थ्रू दीज डायलॉग्स की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं और जो विभिन्न धर्म हैं उनके बीच में बातचीत करके शांति की स्थापना। तो एक और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आइडिया जो अमेरिका से निकला, और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, इंटर कल्चरल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग्स, जिससे शांति स्थापित हो, जिससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ना हो। तो दिस वाज वन आइडिया वेयर एज वी सी अनदर आइडिया ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसी समय में अनेक स्थानों पर पीस स्टडी को प्रमोट करने के लिए सेंटर्स बनाए गए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मालवीय पीस सेंटर का निर्माण किया गया, जिससे शांति अनुसंधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात कही। ये भी एक आइडिया है जिसको फ्लोट किया गया कि शांति पर बातचीत करना, शांति की स्थापना करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। वेंट ने न्यू रियलिज्म की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि अगर सब कुछ साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपने देख ही लिया कि कैसे इट इजंट ऑब्जेक्टिव बिकॉज थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग। और साइंटिफिक स्टडी कैसी, क्या मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सके। साइंस में तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हमने कुछ अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर हमने कुछ प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की। जैसे मौसम विज्ञान है तो मौसम का जो भी है अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पे कुछ प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि कब स्टॉर्म आएगा, सुनामी आएगा, कब ठंड अधिक होगी, ज़्यादा कम होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अगर न्यू रियलिस्ट जैसा कि कहते हैं कि उनकी जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन की वो साइंटिफिक है, तो अगर साइंटिफिक स्टडी है तो उन्होंने क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए वो कि कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा? Why couldn't they make any prediction regarding the end of Cold War? वो अनुमान इसका नहीं लगा पाए। कोल्ड वॉर कब एंड हुआ? जब गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने और उन्होंने कुछ नए सिद्धांतों को वो लेकर आए, जिस जैसे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हम किस ओर बढ़े, हम शीत युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़े। लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रेडिक्शन न्यू रियलिस्ट नहीं करते हैं और इसलिए वेंट चैलेंज करते हैं
न्यू रियलिज्म को कि उन्होंने जो बात कही कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उनका सिद्धांत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये गलत है। आगे हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचनावादी ये मानते हैं कि किसी भी विवाद को शक्ति, पावर या तत्वों के मध्य, यानी जो एक्टर्स हैं उनके मध्य टकराव के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो सचेत तत्वों के बीच असहमति, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंसेंट का ना होना या संप्रेषण का अभाव, कम्युनिकेशन नहीं है या कोई तार्किक मतभेद होता है, और इस वजह से ये विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिन विचारों के कारण विवाद जन्म लेते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेंट कहते हैं कि विश्व में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी वजह है कि या तो कम्युनिकेशन गैप है किसी प्रकार का, या आइडिएशनल डिफरेंसेस है किसी प्रकार के, और इस वजह से कोई विवाद हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो कि संप्रेषण का अभाव कम से कम ना हो। आइडिएशनल डिफरेंसेस तो थे, लेकिन संप्रेषण के अभाव यानी कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई विवाद, कोई तनाव या कॉन्फ्लिक्ट न उत्पन्न हो। इसके लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस प्रेसिडेंट्स के बीच में स्थापित किए गए और हॉटलाइन स्थापित किया गया, यानी दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के पास जो कि न्यूक्लियर बटन था और कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्थिति खराब ना हो, उसके लिए हॉटलाइन संबंध स्थापित किए गए कि दोनों डायरेक्ट बात कर सके, सो दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप और देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू लीडर्स। तो वेन के अनुसार हमने देखा कि विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिन विचारों के कारण विवाद जन्म लेते हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कोल्ड वॉर ही पूरा दो विचारधाराओं के कारण उत्पन्न हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा के कारण। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को देख सकते हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया। और सो आइडिया is extremely important, very important for social constructivist, और इसीलिए इन्होंने आइडिएशनल जो एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का उस पर फोकस किया है। सामाजिक संरचनावादी ये मानते हैं कि मानवीय चेतना सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है और उनको प्रभावित करती भी है। सामाजिक परिस्थितियां मानवीय चेतना के कारण बदलती भी हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये जो संपूर्ण विश्व है ये मानवीय चेतना का ही विस्तार है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसको हम नियमित कर सकते हैं, जैसे हम अपनी चेतना को नियमित कर सकते हैं उसी प्रकार हम जो वैश्विक व्यवस्था है उसको भी नियमित कर सकते हैं। यानी मानवीय चेतना में परिवर्तन करके हम विश्व व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी नए विचारों से नए विश्व का निर्माण किया जा सकता है और हम एक ऐसे विचार को उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें सबके प्रति सद्भावना हो, जिसमें हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के द्वारा कही गई है कि अ न्यू आइडिया कैन मेक अ न्यू वर्ल्ड। उदाहरण के तौर पर हम मानवाधिकार का विचार देख सकते हैं। मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स का विचार अमेरिका में जन्म लेता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है यूएनओ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। और 1948 में जब यूएन का निर्माण हुआ उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया जाता है और धीरे धीरे ये विचार सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जाने लगता है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप या आगे जाकर एशिया और अफ्रीका के देशों में भी ह्यूमन राइट्स की बातें कही जाने लगती हैं। दैट इज कि अब मानवाधिकार का विचार क्या हुआ, धीरे धीरे एक नॉर्म का रूप धारण कर लेता है और वो एक मौलिक जो मूल्य है वो बन जाता है और मानवाधिकारों की
चर्चा सभी देशों में होने लगती है और इनफैक्ट इसके अंतर्गत चाहे वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके राइट्स की बात होने लगती है। और यूएन ने एक पूरा का पूरा डिकेड जो था वो विमेन के राइट्स के लिए और महिलाओं का अधिकार भी मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है, ये घोषित कर दिया गया। मानवाधिकारों का जो विचार था उसने पूरा एक वैश्विक जो स्ट्रक्चर था उसको तैयार कर दिया। आज से अनेक वर्ष 60-70 वर्ष पहले जब हम मानवाधिकार की बात करते थे तो वो एक ऐसा विचार था जो अभी भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं था। ऑल्दो आज जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये तो एक आवश्यक तत्व है और ये बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक है, पर ऐसा नहीं है। एक आइडिया के रूप में इसने अपना आरंभ किया, अमेरिका से जन्मा, यूएन ने इसको डेवलप किया, विभिन्न देशों ने इसे स्वीकार किया और एक ये नॉर्म के रूप में बन गया और इसने एक विश्व व्यवस्था का निर्माण कर दिया। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व मानवाधिकारों के प्रति अत्यंत सचेत है और बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है इन मुद्दों पर। तरीके से जो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि विश्व राजक है, एनार्किकल सिस्टम है विश्व में, तो वो भी एक विचार है जो कहीं ना कहीं से आया होगा और हम सबको इसे मानना भी पड़ता है क्योंकि विश्व में कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं जो सभी राज्यों को नियंत्रित करे। इनफैक्ट वेस्टफेलिया की जो संधि थी जो 1638 में की गई, उसने जहाँ यूरोप में चल रहे 30 साल के युद्धों को ख़त्म किया था, वहीं पे उसने नेशन स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु था। उसके मामले में दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था और राज्यों के बीच में कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके, तो नेचुरली अराजकतावादी स्थिति तो बनेगी ही। तो एक जो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है और राज्यों के बीच में अराजकता की स्थिति है या हम कहें कि एनार्किकल वर्ड सिस्टम है, तो दैट इज ऑल्सो एन आइडिया विच केम and it is accepted by all because we see the world like this। संदर्भ में एक बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। अभी कुछ समय पूर्व एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, दृश्यम। नाम से ही स्पष्ट है कि देयर इज अ नैरेटिव which is constructed and it is constructed so well that everybody believes in that। इनफैक्ट जिन लोगों ने इस दृश्यम को क्रिएट किया वो भी उसमें विश्वास करने लगते हैं। तभी वो दृश्यम या नैरेटिव या आइडिया या कंस्ट्रक्ट सफल होगा जब उसको देने वाला व्यक्ति उसमें पूरी तरीके से विश्वास करे। तो ये एक उदाहरण है और आज के समय में आप देखते हैं कि राज्यों के अंदर भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट्स तैयार किए जाते हैं, आइडियाज फ्लोट किए जाते हैं एंड देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन इट और वो एक नॉर्म बन जाता है। सो चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, दोनों जगह पर हम देखते हैं कि आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं एंड एक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड नेचुरली फिर उसको चेंज भी किया जा सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड एज इट इज रिक्वायर्ड बाय कंसर्न्ड पीपल और पार्टीज और स्टेट्स और एक्टर्स। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म इनफैक्ट acts as a modifier to an existing theory or it is more concerned with the idea we can say that it it offers an account of the politics of identity। उदारवाद की तरह संरचनावाद भी एक विचारधारा के अंदर काम करता है। बेहतर होगा कि हम इसको
आइडिएशनल थ्योरी के तौर पर देखें, क्योंकि इसमें आइडिया पर फोकस किया गया है, एंड आइडिया कैन चेंज और कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड.